हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, उसके अलावा उसका मेंस और फाइनल स्ट्रेटजी क्या हो कि हमारा आराम से प्रीलिम्स भी निकल जाए। क्या टाइम टेबल हम बनाएं कि इन बचे हुए 5 महीनों में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेहतर रिसोर्सेज के साथ हम तैयारी कर सकें कि जो चोट हमने पिछले एग्जामों में खाई 2023-24 में हम प्रीलिम्स फेल हुए, तो आने वाले एग्जाम यानी 2025 में हम फेल ना हों, बेहतर तरीके से एग्जाम दें और आराम से कट ऑफ क्लियर कर ले जाएं, चाहे फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो। तो ऐसे क्या टाइम टेबल हो, क्या स्ट्रेटजी हो, चाहे वो होम मेकर्स हों या नौकरी करके तैयारी करने वाले हों, नौकरी के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हों, या घर में बैठ करके या किसी कमरे में बैठ करके या किसी शहर में रह के प्रिपरेशन कर रहे हों। तो एक बात देखो, सबको समझ लेनी है कि प्रिपरेशन का मतलब सिर्फ 8 घंटे 10 घंटे बैठकर पढ़ना भी नहीं होता। राइट डायरेक्शन में, राइट रिसोर्सेस के साथ और राइट इंफॉर्मेशन के साथ आपको एक कलेक्टिव अप्रोच बनाते हुए तैयारी करनी पड़ती है ना। कलेक्टिव अप्रोच का मतलब है कि चीज़ों को आपको एक दूसरे से को रिलेट करके पढ़ना होता है। प्रेसिडेंट आप पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति, पीएम से, गवर्नर से को रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा कि कहाँ पर दोनों लोग एक साथ आते हैं, है ना। तो आज हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, हम करीब 5 बातों पर चर्चा करेंगे मोस्टली, और वो 5 बातों पर इसलिए चर्चा करेंगे कि वही हमारे प्रीलिम्स के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंस है ना। तो पहली बात, अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी 2025 एग्जाम। पहली चीज़ तो हमें यही अंडरस्टैंड करना है कि यूपीएससी क्या है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, सिलेबस को कवर करना पड़ेगा और ढंग से कवर करना पड़ेगा। सिर्फ देख लेना भर काफ़ी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एग्जाम पैटर्न को समझना है। आप सभी जानते हैं कि हमारा एग्जाम प्रीलिम्स, मेंस और फाइनल इंटरव्यू होता है। मेंस और इंटरव्यू के नंबर जो है ना, फाइनल मेरिट बनाते हैं। और जो हमारा प्रीलिम्स है वो सिर्फ सिर्फ हमें एक खिड़की देता है एक मेंस में बैठने के लिए। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट पेपर होता है, एक जीएस सेकंड पेपर होता है। जीएस फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना, जिनमें अगर हम 45 से 50 क्वेश्चन सही कर ले जाएं तो हमारा प्रीलिम्स बड़े आराम से हो जाता है। सेकंड पेपर सीसेट के नाम से जाना जाता है। हिंदी मीडियम के आधे बच्चों की हवा तो यही निकाल देता है। अब इसका जो पैटर्न है, इसमें क्या है, 80 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 27 हमें सही करने पड़ते हैं। ज़्यादातर मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। 27 क्वेश्चन करना हिंदी माध्यम के बच्चों और कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिसेस, हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम प्रैक्टिस करते हैं, ना तो सीसेट की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दोनों एग्ज़ाम 2-2 घंटे के होते हैं, है ना, एक दिन में होते हैं, सिंगल शिफ्ट में पूरे एग्ज़ाम हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न को आपको समझना होगा। उसके बाद सिलेबस ओवरव्यू, सिलेबस को ठीक से समझना होगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस पर मैंने डिटेल क्लासेस ली थी, है ना, और उसको समझाया भी था। तो हम उसको मेंशन कर रहे हैं प्लेलिस्ट में, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। ओके। उसके बाद मार्किंग स्कीम एंड क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अब स्कीम क्या है, कैसे काम करना है, कब एग्ज़ाम है, कितने घंटे हमारे पास बचे हुए हैं, कितना टाइम हमारे पास है, और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। क्वालिफाइंग का मतलब, अगर 50 क्वेश्चन हम जीएस फर्स्ट पेपर में कर ले जाते हैं, उसके अलावा अगर 27 क्वेश्चन हम सीसेट पेपर में कर ले जाते हैं, तो हम आराम से एग्ज़ाम को क्लियर कर ले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। अब आपको समझना होगा किन सब्जेक्ट पे क्या करें, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजी क्या है, टाइम मैनेजमेंट कैसे बैलेंस करें। तो मेन चीज़ तो यही होती है कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी को ऐसे हम हैंडल करें। देखो, हमारे पास जो कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। ये हमारे कोर सब्जेक्ट हैं। अब कोर सब्जेक्ट से नियर अबाउट 80% क्वेश्चन पर पूछा जाता है कोर सब्जेक्ट से। अगर आपको ये कोर सब्जेक्ट को अगर ध्यान से समझ लोगे, तो ये 100% मान के चलिए कि कोर सब्जेक्ट से ही आपका सारा काम हो जाना है। जैसे पॉलिटी से 18-20 क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली 15 से 20 टॉपिक ही हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लेकिन इतना आसान नहीं है कि 15-20 टॉपिक आपने 15 दिन में कवर कर लिया और आपका काम हो गया, नहीं। आपको 6 से 8 घंटे रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पहले स्टार्टिंग में, अब जैसे आपका एग्ज़ाम मई में है, मई एंड में है जाके, तो मई के लगभग 20 दिन, उसके बाद मई के पहले अप्रैल, मार्च और फरवरी के लास्ट से आपको प्रीलिम ओरिएंटेड तैयारी करनी है। इसके पहले अभी आप जीएस के चारों पेपर, ऑप्शनल पेपर और लैंग्वेज पेपर, ऐसे पेपर, इन सब की तैयारी कर सकते हो। कब तक? जब फरवरी तक, अगर आपका पूरा सिलेबस ओवरव्यू हो चुका है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है, कोर सब्जेक्ट पे कम से कम 5 घंटे इन्वेस्ट करो। एक सप्ताह में टाइम डिवाइड कर लो कि नहीं, 3 दिन मुझे हिस्ट्री पढ़नी है 4 घंटे और 3 दिन मुझे पॉलिटी पढ़नी है 4 घंटे। तो देखो, आप अपने हिसाब से, अपने मतलब नेचर के हिसाब से, आप रात में अच्छा लगता है आपको पढ़ना, आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, आपको सोते हुए पढ़ना अच्छा लगता है, आपको जगते हुए पढ़ना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है। स्ट्रेटजी यही है कि कोर सब्जेक्ट पर आपको ज़रूर फोकस करना है, खासकर सिंपल सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है। हाँ, ये इकोनॉमी में जाएंगे, मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस वगैरह है, और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन पे अगर फोकस कर लिया जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, ये सब कोई बता देगा। आप बता देगा कि मैं सुबह 6 से लेकर के 8 बजे तक मैं करंट पढ़ता हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता करता हूँ, 11 बजे फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ, 1:30 बजे तक पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता हूँ भाई? 3 दिन मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, 3 दिन मैं पॉलिटी पढ़ता हूँ। मुझे 1.5 महीने के अंतर्गत इन दोनों सब्जेक्ट को समाप्त करना है। एक स्ट्रेटजी ये हो गई। कोई कहता है कि नहीं, मैं पर डे 4 शिफ्ट में पढ़ता हूँ, 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट हैं, 8 घंटे में पढ़ाई करता हूँ और 4 सब्जेक्ट मैं एक साथ लेके चलता हूँ। कोई ये कहेगा। तो रिवीजन कैसे करना है आपको? मान लिया आपने आज मौर्य साम्राज्य को पढ़ा, या आपने संसदीय व्यवस्था को पढ़ा, सपोज करो, या आपने मनी, बैंकिंग, फाइनेंस वगैरह को पढ़ा। आप इसको कल जब सेकेंड टाइम पढ़ने बैठें तो सबसे पहले ओवरऑल इसकी रीडिंग कर लें, इसके कटलेट्स बना लें, यानी छोटे छोटे नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के अलावा वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स बनाना मतलब सीधा ये नहीं होता कि वो पन्ना का पन्ना पूरा उतार दो, है ना। नोट्स बनाना का मतलब एक सिंपल सी चीज़ उतार लेना है और उसी के सहारे पूरे टॉपिक को तैयार कर लेना है। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि सिर्फ किताब के भरोसे रहो, है ना, प्रिंट आउट ले लो। इस तरह की चीज़ों से आप चीज़ें आसान कर सकते हो। तो एक टाइम मैनेजमेंट आपको ऐसे करना पड़ेगा अपने करेक्टर के हिसाब से, कि आपके माइंड के हिसाब से आप कैसे बैठाते हो। मुझे तैयारी करनी हो तो मैं क्या करता हूँ, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के गैप में 3 सब्जेक्ट एक साथ लेके चल सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद क्राफ्टिंग द परफेक्ट टाइम टेबल। फिर आता है कि नहीं, अपने टाइम टेबल को कैसे क्राफ्ट करते हो, कैसे यूटिलाइज करते हो। ठीक है, कि आपने 8 घंटे का टाइम टेबल तो बना लिया, लेकिन फॉलो आपने कभी नहीं किया। तो क्राफ्टिंग द परफेक्ट टाइम टेबल, उसके लिए क्या करना होगा? क्राफ्टिंग द पर्सनलाइज्ड रोड मैप फॉर सक्सेस, मतलब एक रोड मैप बनाना पड़ेगा, क्लियर वे बनाना पड़ेगा कि नहीं, मुझे इस रास्ते जाना तो है, लेकिन कैसे मैं जाऊं? साइकिल से जाऊं, तेज से जाऊं, बस से जाऊं, मोटर से जाऊं, कैसे जाऊं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। एलोट एलोकेटिंग द टाइम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एंड सेक्शन, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड रखना पड़ेगा। बैलेंसिंग थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। देखो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपने मान लिया प्राचीन भारत की रामशरण शर्मा उठाई, आपने उसको 10 दिन में कवर कर डाला, लेकिन प्रैक्टिस उस पर कितने करी, उसके कितने PYQ सॉल्व किए, कितने PYQ आए, कितने MCQ किए, है ना। क्या आपने सिर्फ कोचिंग के भरोसे बैठे रहे, या फिर आपने रिवीजन पे भी बड़ा फोकस किया? तो ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन पे अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना है? आपको बैलेंस स्ट्रेटजी अपनानी है कि थ्योरी पे भी हमारा बैलेंस बना रहे, प्रैक्टिस भी हमारी ठीक ठाक होती रहे और रिवीजन भी हमारा ठीक ठाक होता रहे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा चीज़ें वही ढाक के 3 पात वाली हो जाएंगी। ठीक है। तो एलोकेटिंग टाइम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड सेक्शंस, जो आपके सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को पॉलिटी पसंद है, जैसे मुझे पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, एथिक्स, ये सब्जेक्ट बहुत पसंद थे। तो इन पे मैं, जानते हो क्या करता था, इनके लिए मैं 1 से 1.5 घंटे रख लेता था कि नहीं, 1 से 1.5 घंटे में इनको कवर करना है। जैसे इकोनॉमी मुझे टफ लगता था तो मैं लगभग 2 घंटे के आसपास इसको पढ़ता था, दोनों शिफ्ट में, यानी 1 घंटे मॉर्निंग शिफ्ट में, 1 घंटे इवनिंग शिफ्ट में।
तो ऐसे मेरा बैलेंस हो जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो उसी तरह आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, मटेरियल। मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाई ये भी तो चीज़ें हैं ना। तो क्या करना है, एसेंशियल मटेरियल और वो रिसोर्सेज उठाने के। मान लिया एसेंशियल मटेरियल का मतलब होता है कि आपने ऐसे मटेरियल्स को उठा लिया जो 20 साल पुराना है, उससे क्वेश्चन ही नहीं फंस रहे हैं, ट्रेंड ही नहीं पता लग रहा है, तो अच्छे रिसोर्स को अपनाना है। मैंने रिसोर्स और बुक लिस्ट के बारे में आपको बताया था कि कैसे सिंपल चीज़ों को करके, जैसे एनसीईआरटी आपने ठीक से कर ली, आपने लक्ष्मीकांत कर ली, आपने करंट अफेयर्स के लिए कोई अच्छी सी मैगजीन पढ़ ली, आपने हिस्ट्री के लिए राम शरण शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के साथ साथ आपने विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा को आपने देख लिया, चीज़ें फाइन आर्ट की आपने आर्ट एंड कल्चर को देख लिया, चीज़ें आपके लिए लाइट हो गई। तो ये सब करना है आपको, रिसेंट स्टडी मटेरियल ढूंढना है। बहुत सारी पुरानी किताबों से काम नहीं चलने वाला, खासकर इकोनॉमी में नहीं चलेगा, पॉलिटी में नहीं चलेगा, एनवायरनमेंट में नहीं चलेगा, साइंस एंड टेक में नहीं चलेगा। ठीक है, उसके लिए आपको एसेंशियल मटेरियल चाहिए ही चाहिए। ओके, और अच्छे रिसोर्स को फॉलो करना, रिकमेंडेड बुक्स, नोट्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब देखो, बुक्स तो जनरली लोगों के पास होती, लक्ष्मीकांत भी होगी, है ना, विपिन चंद्रा भी होगी, सतीश चंद्रा भी होगी, रामशरण शर्मा भी होगी, है ना, यूनिक स्पेक्ट्रम भी होगा, दृष्टि पब्लिकेशन के वो जो क्विक नोट्स हैं वो भी होंगे। हो सकता है आपने कोचिंग करी हो, विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर रहे हो। लेकिन चीज़ें कहाँ पर दिक्कत करती हैं कि हमने 10 तरह के चैनल पकड़ लिए, 10 चैनल में हम सुबह से शाम तक सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वन लाइनर पढ़ा रहे हैं। कि साहब ने शुरू किया मौर्य साम्राज्य के बारे में और सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री हमको पढ़ा डाली, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, और लेक्चर ज़्यादा दिन आपको याद भी नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको रेफरेंस के लिए जाना है, चीज़ों को वहाँ से कवर करना है, उसके बाद अपनी किताब उठानी है और तैयारी करनी है। क्योंकि कोचिंग का एक अपना, जैसे आजकल लोग पीआर एजेंसी हायर कर लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से प्रचार करा रहे हैं कि मेरे यहाँ ये इतने बच्चे हो गए, उतने बच्चे हो गए, ये हो गया, हमारे यहाँ से ये टॉपर था। लेकिन जब से ये उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया तो सबकी हवा निकलने लगी। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा आपको भरोसेमंद नहीं है। कुछ चुनिंदा प्लेटफॉर्म है, जैसे इकोनॉमी के लिए मृणाल पटेल को आप देख सकते हो, एनसीईआरटी सीरीज के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो, पॉलिटी के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एथिक्स के लिए विकास देवी कीर्ति है, करंट अफेयर्स के लिए अनअकैडमी में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना। तो हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर को आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे हिंदी माध्यम से आपको चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। अगर ठीक से तैयारी करोगे ना, समझदारी के साथ तैयारी करोगे, पीवाईक्यू याद करके तैयारी करोगे, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मदद भी करेंगे। अन्यथा क्या होगा कि आप सिर्फ यूट्यूब के चक्कर में रहोगे, आप खान सर एकेडमी के चक्कर में रहोगे, आप अनअकैडमी के चक्कर में रहोगे, है ना। इन चक्करों में मत पड़ना है। आपको स्टडी मटेरियल कहाँ अच्छा मिल रहा है, कहाँ आप कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। मृणाल पटेल को क्यों मैं बताता हूँ इकोनॉमी में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टेड चलते हैं, बहुत ज़्यादा पीआर के भरोसे नहीं रहते, बहुत सिलेक्टेड काम करते हैं। और करंट अफेयर्स पर उनका अपना एक बेहतरीन सीरीज चलती है। उसके बाद प्रीलिम्स के कुछ महीनों पहले से वो विन 25 अभी सीरीज चलाएंगे, विन 24 सीरीज चलाते हैं, विन 23 सीरीज चलाई, है ना। तो उनका अपना एक परसेप्शन है कि पूरा ओवरऑल रिवीजन करा देते हैं, है ना? तो उनके लिए आराम रहता है जिन बच्चों ने ठीक से इकोनॉमी की तैयारी करी है, और आराम से उनका हो भी जाता है काम। इंपॉर्टेंस ऑफ रिलायबल एंड अपडेटेड सोर्स। अब रिलायबल एंड अपडेटेड सोर्स का मतलब, कहने का मतलब है कि जो सोर्स आप यूज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो सोर्स बहुत पुराना है कि रोमन सैनी ने बताई थी ये वाली स्ट्रेटजी, हम इसी को फॉलो करेंगे। हमको राजेंद्र पेंशिया ने बताई थी, हमको एक और टॉपर थे उन्होंने बताई थी। तो बहुत ज़्यादा टॉपरों के फेर में नहीं पड़ना है, वो भी बहुत सारा झूठ बोलते हैं। और आप एक बार जब ज्वाइन हो जाते हो ना, जब आपको चीज़ें मिलने लगती हैं तो आपके हवाबाजी शुरू हो जाती है कि नहीं भैया मैं तो 16 घंटे पढ़ती थी, मैं तो 18 घंटे पढ़ती थी, कलेक्टर साहिबा ये, कलेक्टर साहिबा वो, सबकी हवा निकली रहती है जब एग्जाम में बैठता है और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है। ठीक है, यूटिलाइजिंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर प्रैक्टिसेस, है ना। मॉक टेस्ट को आप कितना दे रहे हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आप कितना फोकस कर चुके हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। हमने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चलाई है जिसमें हम 2012 से लेकर के
2024 तक सारे क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं, उसके अलावा उसके ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ कौन सा टॉपिक 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है उसको भी देख रहे हैं, तो ये वाली सीरीज हम आपको फ्री में करा रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है मास्टरिंग द आर्ट ऑफ एफिशिएंट प्रिपरेशन, कि मतलब अपनी प्रिपरेशन को कैसे एफिशिएंट तरीके से काम में ला सकते हो। सब लोग होते हैं ना कि बस तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ना तो अपने आप को जज किया ना तो कुछ किया, तो मास्टरी कैसे करनी है उस पर। जैसे आप एमए करते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स किसी सब्जेक्ट में, मान लिया हिस्ट्री में कर लिया, तो उसी तरह से करना होता है कि अपनी प्रिपरेशन में मास्टरी कैसे करें, कैसे बहुत कम समय को अधिकतम समय में बदल दें, कैसे छोटे से टॉपिक को एक बढ़िया से यूटिलाइज करें, तो वो करना आपको आना चाहिए। डेवलपिंग द इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स, इफेक्टिव स्टडी हैबिट का मतलब एंड रूटीन का मतलब होता है कि आपने जो समय निश्चित किया कि मुझे, मान लिया आपने कहा कि मुझे सप्ताह में 6 दिन पढ़ना है, एक दिन मुझे पूरा छुट्टी चाहिए, ठीक है, इन 6 दिन को कैसे आप यूटिलाइज कर रहे हो, आपकी स्टडी हैबिट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं खाते खाते पढ़ने लगे और आपका ध्यान खाने में ज़्यादा था, पढ़ाई में कम था, आप पढ़ते पढ़ते सो गए, आपने कुछ भी काम से नहीं किया कि आपने आज इकोनॉमी पढ़ी, कल आपने हिस्ट्री पढ़ी, परसों पॉलिटी पढ़ी, रिवीजन एक दिन किया ही नहीं। तो इस इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स लाओ और एक अच्छे रूटीन के साथ लाओ, रूटीन बनाओ अपना, बिना रूटीन के काम नहीं होना है। अगर आपको सरकारी ऑफिस में 10 से 5 तक कभी भी जाना पड़ जाए तो दिक्कत होगी, लेकिन आपके पास पता है कि हमको मॉर्निंग में 10 बजे पहुंचना है, शाम को मेरी छुट्टी होगी। किसी भी कोचिंग में जाओगे तो अगर आपको कंफर्म कुछ पता नहीं है तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी, तो उसको ठीक करना है तो ये करना होगा। स्ट्रेस बहुत होता है तैयारी करते दौरान, होगा नहीं होगा इसी बीच में झूलते रहते हैं, तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है और बहुत बड़े सपने नहीं देखना है कि नहीं कलेक्टर बन ही जाएंगे, बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है। मेंटेनिंग द मोटिवेशन, अगर आप पढ़ रहे हो और आपको चीज़ें तैयार नहीं हो रही हैं तो थोड़ा टाइम लो, थोड़ा उस सब्जेक्ट पे और इंटरेस्ट बढ़ाने का प्रयास करो, और बढ़िया मेंटर्स को देखो और सारे यूट्यूबर्स को देखो, तो चीज़ें अपने आप रिलायबल लगने लगेंगी। उसके बाद सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स एंड एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स। अब सिर्फ कोचिंग के भरोसे ही नहीं बैठे रहना है, कोचिंग वालों ने ये बता दिया तो हमको बस यही करना है। बहुत सारे ऐसे हैं लोग जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, भगवान के किस्मत से उनका नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी मेंटरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। और एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स, बहुत बुजुर्ग लोगों से नहीं जाना जिन्होंने लेटेस्ट अटेम्प्ट दिए हैं या फिर वो लगातार यूपीएससी से जुड़े रहे हैं, चाहे प्रिपरेशन के दौरान हो या प्रिपेयर कराते रहे हों, उनसे मिलते रहना, उनसे स्टडी अपनी साझा करनी है, और लगे कि नहीं इनको फॉलो करना चाहिए तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं, किसी पर अंधा भरोसा करके फॉलो नहीं करना है। ओके, द रोड टू सक्सेस, स्ट्रेटजीज एंड टिप्स। प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को कैसे ट्रैकल करना है ना, अपने सिलेबस को कम से कम समय में कैसे तैयार करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उसके अलावा क्या नहीं पढ़ना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, ये सारी चीज़ें टिप्स एंड स्ट्रेटजी से आती हैं, इनके लिए आपको करना ही पड़ेगा। यूटिलाइजिंग टाइम इफेक्टिवली फॉर मैक्सिमम लर्निंग, यानी कम से कम समय में अधिकतम पढ़ना, इसको बोलते हैं कि मतलब गागर में सागर भरना, ठीक है, तो वो करना है आपको। डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझना है। समझने का मतलब जब आपके कोर सिलेबस आपका बढ़िया से तैयार होगा तो करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे इस समय ये HMV वायरस आया, या कोई भी मान लिया इस समय सोशल मीडिया में जैसे बहुत सारा वो साइबर अपराध चल रहा है, तो साइबर अपराध के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होता है साइबर अपराध, ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन लेटेस्ट में क्या हो रहा है, लेटेस्ट कौन से तरीके हैं, है ना, कि वो ऑनलाइन अरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता नहीं तो दिक्कत है आपको। इंटरव्यू वगैरह में देखो पैनलिस्ट वगैरह में पूछा जाता है। बिल्डिंग ए कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड अप्रोच फॉर द एग्जाम, यानी बैलेंस, बिल्डिंग ए कंसिस्टेंट यानी आपको लगातार और फोकस हो करके एक अप्रोच के साथ तैयारी करनी है। ये कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि नहीं बस आज बैठे चलो कल नहीं पढ़ेंगे परसों फिर पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है नहीं होगा। अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे, कंसिस्ट नहीं होंगे किसी भी चीज़ में, तो चीज़ें आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। कंसिस्ट होना ही पड़ेगा आपको और चीज़ों को बहुत सही डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा आप एंटरटेन के लिए मूवी देख सकते हैं सप्ताह में 1-2, है ना।
इंस्टाग्राम रील वगैरह तो देखते ही रहते होंगे, बहुत ज़्यादा इनके चक्कर में नहीं पड़ना। और ये लगे कि नहीं ये फलाना टॉपिक है मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझाना शुरू कर दो लोगों को। दोस्तों अच्छा ग्रुप बनाओ जिसमें तैयारी की बातें होती रहती हैं, लफंडर की बातें ना हो, है ना, जिसमें लड़कीबाजी वाली बातें ना होती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर में ज़्यादा पालना नहीं है। हालांकि प्यार कभी कभी आपको मोटिवेट करता है, लेकिन कभी कभी बर्बाद कर देता है। और ये पिक्चर तो है नहीं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इम्तिहान देखेगी, यहाँ जो गया सो गया, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम चलता है, तो उस सिस्टम पे नहीं जाना। तो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस इन यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है। और फोकस होके प्रिपेयर करना है एक अच्छी अप्रोच के साथ, सकारात्मक रहें, बेहतर देखें, बेहतर सोचें, बेहतर खाएं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ये मत सोचना कि नहीं यार तैयार नहीं हो रहा, मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा। अगर अच्छी अप्रोच के साथ जाएंगे, अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, तो लोग 50% प्रिपरेशन में सिविल सर्विस क्रैक कर लेते हैं। खासकर प्रीलिम्स में तो क्या है, 50 क्वेश्चन से ही कर लो आपका हो गया, 27 सी सेट में कर लो। सी सेट के लिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करनी है। तो ये प्रीलिम्स इज ए प्रैक्टिस बेस्ड टेस्ट। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका रिस्पॉन्स होगा। और बेसिक्स को बहुत फोकस करना है आपको, बेसिक्स बहुत खत्म। एनसीईआरटी वगैरह, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी जैसे हिस्ट्री वगैरह को ठीक से पढ़िए, फाइन आर्ट्स की बुक पढ़िए, है ना, इकोनॉमिक्स के अच्छे सोर्स पकड़िए। इसको मैंने पिछली क्लास में डिटेल डिस्कस किया था, तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी, वरना फिर दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, है ना। स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।